नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। हम डिस्कस करेंगे आज दो बेहतरीन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा है सिटीजन चार्टर पे, दूसरा क्वेश्चन हमारा है जो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन है पॉलिटिक्स में उस पे। तो आखिर क्या कारण है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में काफ़ी कम है? इसके पीछे के जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जो सिटीजन चार्टर था उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे यहाँ, क्या इश्यूज़ हैं सिटीजन चार्टर के साथ, हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं पहले सवाल पे। गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स दैट हैव लेड टू पुअर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। अच्छा, एक बात ध्यान सुनना, जो GS2 के टॉपिक्स हैं उसके कुछ टॉपिक्स GS4 से मिले होते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी वाला है, अकाउंटेबिलिटी वाला टॉपिक है। दोनों आपको पढ़ना है, GS2 के लिए भी तो GS4 के लिए भी। ठीक है ना। तो जैसे कि आप RTI के बारे में पढ़ेंगे तो RTI के बारे में पढ़ेंगे आप GS2 में भी और GS4 में भी। सिटीजन चार्टर है, ये दोनों में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। करप्शन है, दोनों में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो सब तैयार कर लेना पहले से। ठीक है। प्लस आप करना क्या कि जो पहले बताया था मैंने आपको कि GS4 पहले ख़त्म कर लेना, उसके बाद GS3 पे आना, फिर GS2 पे आना, उसके बाद GS1 पे जाना। ठीक, चलो तो ये बातें हो गई यहाँ पे। तो आपका जो GS4 है यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं ख़त्म हो जाएंगे आपको 15-20 दिन के करीब में, तो ये पूरा कर लेना। सवाल कह रहा है गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स दैट हैव लेड टू पुअर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो पहले आप ये बताएंगे कि आखिर हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का पॉलिटिक्स में वो पुअर है, तो मतलब कि कितना पुअर है, कितना परसेंट उनका पार्टिसिपेशन है। ठीक है ना। तो इंट्रो में आप बताएंगे कि हमारा वुमेन पार्टिसिपेशन है वो कितना है, इन लोकसभा कितना है, इन राज्यसभा कितना है। ठीक है। तो दोनों के बारे में आप यहाँ पर आज बातें बता देंगे। फिर बोलेंगे कि ये जो पार्टिसिपेशन है वो इनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे कि हमारी करीब करीब हाफ पॉपुलेशन तो फीमेल है ही, तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है उतना ही होना चाहिए था। हमारे MP आधे महिलाएं होनी चाहिए थी मोटा मोटी, मगर काफ़ी कम है। हमारा जो 17th लोकसभा है उसमें काफ़ी कम परसेंटेज है, तो इसको हम बताएंगे। अब आती है बात बॉडी की। बॉडी में आप ये बताएंगे कि आखिर हमारे यहाँ इश्यूज़ क्या हैं, इश्यूज़ या फिर फैक्टर्स बिहाइंड लो रिप्रेजेंटेशन, ओके। आखिर में आप करेंगे कंक्लूजन। यहां आप देंगे एक वे फॉरवर्ड कि आगे क्या किया जाना चाहिए जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए। बढ़िया, चलो। तो हमारे यहाँ जो वुमेन MP हैं वो फर्स्ट लोकसभा में 4.4% थी, 17th में 14% हैं। 14% होने के बावजूद उनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बात है लोकसभा की। राज्यसभा में केवल 11% MP फीमेल हैं 2020 में। ठीक है, तो आपने केवल इतना डाटा दे करके ये बता दिया। अच्छा, ये जो डाटा है ना कि 14% रिप्रेजेंटेशन है फीमेल का 17 लोकसभा में, ये स्टैंडर्ड डाटा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा? क्योंकि फीमेल वुमेन एक थीम है हमारे GS2 में। ये वनरेबल सेक्शन में आती हैं, वनरेबल सेक्शन में वुमेन आती हैं, तो उनके इश्यूज़ को, उनके लिए क्या किया गया है, मेजर्स टेकन, सब बातें आपको पढ़ना पड़ेगा पहले से। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ये देखते हैं। पैट्रियार्की एंड जेंडर रोल। हमारे यहाँ होता क्या है कि लोकल पंचायत में जो सीटें हैं उसको रिजर्व करी गई हैं फीमेल के लिए। सीटें रिजर्व्ड हैं, वुमेन इलेक्ट होती हैं, फिर भी वुमेन के जगह पर उनका जो मेल किन होता है, उनके जो परिवार के सदस्य होते हैं, चाहे उनका भाई हो, पिता हो, चाहे उनका पति हो, वो वुमेन के जगह पर काम करता है। ठीक है, पावर एंजॉय करता है। तो यहाँ पर फीमेल का जो डेवलपमेंट है पॉलिटिक्स में वो नहीं हो पाता। जैसे कि हमारे यहाँ सरपंच पति का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि अगर वो सीट फीमेल के लिए रिजर्व है
तो मुखिया जी करते क्या हैं, अपनी पत्नी को खड़ा कर देते हैं चुनाव में और पत्नी के जीतने पर खुद शासन चलाते हैं, उनका बस साइन लिया जाता है। पंचायत एक वेब सीरीज़ है, याद है पंचायत एक वेब सीरीज़ है, उसमें दिखाया गया है ये चीज़ें। तो यहाँ पर समझ का जो कल्चर है, इस कारण से फीमेल का पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता और वो आगे नहीं बढ़ पाती पॉलिटिक्स के फील्ड में। दूसरा है कि पॉलिटिकल पार्टी में फीमेल का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, उनका एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी कम है। पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं लोगों को टिकट देना चाहता है जिसके जीतने के चांस ज़्यादा हों और फीमेल के चांस जीतने के कम होते हैं। पहला, हमारा समाज थोड़ा सा पैट्रियार्कल माइंडसेट का ज़्यादा है, तो पहला कारण तो ये है। दूसरा ये है कि पैट्रियार्कल माइंडसेट का मतलब ये होता है कि ज़्यादा पुराने सोच के लोग अपने ऊपर महिला को नहीं देखना चाहते कि वो हम पे रूल करे, सब चीज़ें पुरानी सोच है। डेमोक्रेसी में सब काम नहीं करता, सब चीज़ें वैलिड नहीं है, मतलब सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनमें पार्टिसिपेशन कम है, तो ओवरऑल उनका पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। अगला कारण हमारा ये है कि उनके पास रिसोर्स की कमी होती है। अब मनी पावर, मसल पावर दोनों होनी चाहिए चुनाव जीतने के लिए। मसल पावर उसका भी इशू है और मनी पावर का भी इशू है, क्योंकि महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होती, न खेत होता है न ज़मीन होती है। जो ज़मीन और खेत वगैरह है वो तो ट्रांसफ़र होता है पिता से बेटे को ना, बेटे को तो मिलता नहीं है। तो वुमेन के पास जो प्रॉपर्टी होती है अपने नाम पे वो नहीं होता, तो जो उनके पास मनी है वो नहीं होता। इसके साथ साथ जो हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस का नेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा कम्प्लेक्स है, ज़्यादा हेक्टिक है, तो वहाँ पर वायलेंस है, हरासमेंट है, करप्शन है, तो इन सब में सक्सेसफुल ज़्यादा हो नहीं पाते फीमेल। सक्सेसफुल मतलब ये होता है कि उनके लिए सुटेबल यहाँ पर वर्क कल्चर नहीं है। वायलेंस, किलिंग्स, जो दलित वुमेन है उनके खिलाफ हिंसा होता है, तो ये सब चीज़ें उनको डिटर करती हैं कि वो पार्टिसिपेशन ही क्यों करे पॉलिटिक्स में। इसके साथ साथ उनका प्रोफेशन तो है ही, उनके साथ उनके जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी देखनी पड़ती हैं, फैमिली हो गया, बच्चा हो गया, अब इनको संभाले कि अपना पॉलिटिक्स देखे। तो इन्हीं कारण से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है फीमेल का। अब बात यह है कि फीमेल पार्टिसिपेशन कम होने के कंसिक्वेंस क्या हैं। देखो, तुम्हारा जो अधिकार है वो तुम्ही को देखना पड़ता है। जो फीमेल इश्यूज़ हैं उनको अच्छे से फीमेल ही समझ पाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फीमेल बनती हैं एमपी, तो उनकी प्रायोरिटी होती है सैनिटेशन, चाइल्ड केयर, ये सब चीज़ें। अगर कोई आदमी बनता है एमपी, तो उनका जो प्रायोरिटी होता है वो कुछ और होता है। तो यहाँ पर आप समझो कि जो इश्यूज़ होते हैं, जो इंटरेस्ट जो आपके एरिया होता है प्रायोरिटी वाले, वो चेंज हो जाते हैं अगर मेल या फीमेल अलग अलग बनते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो काफ़ी ज़रूरी होता है उनका पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में। वैसे ही एक कंसिक्वेंस और है कि उनके जो अधिकार हैं वो प्रोटेक्ट नहीं होते, वो वायलेट होते हैं बार बार। इसी कारण से हम लोग ये भी कहते हैं कि जो दलित हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिटिक्स में। दलित को हम क्यों बुलाना चाहते हैं? ताकि उनके इंटरेस्ट को वो समझ पाते हैं, वही अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको इनेबल, कैसे, हाउ कैन वी इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन? पहला तो ये है कि जो सरपंच पति का जो कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म किया जाए, वुमेन को लिटरेट किया जाए, उनको पॉलिटिकली एम्पावर किया जाए, पॉलिटिकली एजुकेट किया जाए कि अगर आप इलेक्ट होते हैं तो आप जो शासन है कैसे चलाएंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें करेंगे तो आगे काम अच्छा होगा, उनका परसेंटेज बढ़ेगा। अब करना क्या, आपके जो आंसर्स हैं वहाँ पर अपने जो पॉइंट हैं उसको मैच कीजिएगा। आप हो सकता है कि ऐसे ऐसे पॉइंट लिखे हों, कई सारे रीजन मैंने छोड़ दिए हैं यहाँ पर, जैसे कि सोसाइटी का जो और डीप टॉपिक है वो मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया है। जो पैट्रियार्की है, ये पॉलिटिकल पार्टी वाला है, प्लस कई सारे टॉपिक और हैं जो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते थे 5 पॉइंट के अलावा, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है एक्सप्लेन द आइडिया बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिटीजन्स चार्टर इन इंडिया, डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले करेंगे क्या कि आखिर सिटीजन चार्टर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था इंडिया में, और वो कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, आपको यहाँ पर 2 बातें एड्रेस करनी है। अब देखते हैं, ध्यान सुनना।
इंट्रो में हम करेंगे क्या कि हम लोग सिटीजन चार्टर के बारे में बताएंगे कि होता क्या है। अब बॉडी में हम बताएंगे कि इसका पर्पस क्या है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे यहाँ इंडिया में, क्या पर्पस था इसका। अब आती है बात कि प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन। अब आती है बात कंक्लूजन की। यहां पर आप देंगे एक वे फॉरवर्ड कि क्या किया जाना चाहिए ताकि जो सिटीजन चार्टर है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके। आपका जो स्किल है वो प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन पे दिखेगा। आप इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ये देखना होगा कि आप किस तरह का सब हेडिंग यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके आंसर का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। जो सिटीजन चार्टर होता है वो पब्लिक ऑफिस में एक डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि वो पब्लिक ऑफिस कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करता है, वो सर्विसेज आपको किस क्वालिटी की मिलेंगी, कितने दिन के भीतर आपका काम हो जाएगा। अगर सर्विस आपके सेटिस्फैक्शन से कम है, अगर वो पसंद नहीं आती है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके ग्रीवेंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना। तो सिटीजन चार्टर में ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी दिया जाता है कि आपके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ये नहीं कि काउंटर नंबर 3 पे जाओ, वो भेज रहा है 5 पे जाओ, ऐसे नहीं होता है। इसमें लिखा होता है कि सिटीजन चार्टर में लिखा होता है कि अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो कहाँ पर जाएंगे, कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको कितने दिन में बन जाएगा, अगर उतने दिन में नहीं बन पाता तो उसके लिए क्या रेमेडी है, कहाँ पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें एक सिटीजन चार्टर में मेंशन होती हैं। अच्छा, जो सिटीजन चार्टर है वो केवल गवर्नमेंट ऑफिस का हो कोई जरूरी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी का भी हो सकता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कॉलेज था, वहाँ पर लिखा हुआ था बाहर में ही, ऑफिस के बाहर ही, कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और जो फ़ी होगी वो कितनी होगी, अगर कोई आपको एक्स्ट्रा फ़ी मांगता है, कुछ एक्स्ट्रा मांगता है तो उसके लिए क्या रेमेडी है, कहाँ कंप्लेन करता है, हाउ टू रीच द प्रिंसिपल, सब बातें वहाँ पर मेंशन थी। ठीक है ना। आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, पूरा सर्विस जो वो इंस्टीट्यूशन दे रहा है सब कुछ वहाँ पर मेंशन था। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो पर्पस क्या था सिटीजन चार्टर का। ये जो सिटीजन चार्टर है वो इवॉल्व हुआ था यूके में। इसका मेन पर्पस था कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है इसको और अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, पार्टिसिपेटिव बनाया जाए, सिटीजन के नीड के रिस्पॉन्सिव हो, जो ज़रूरत है उनकी उसको देखते हुए बनाया जाए। ठीक है, बाद में इंडिया में जो चार्टर है उसको लाया गया। हमारे यहाँ जो लार्ज पब्लिक इंटरफेस वाले ऑफिस है जैसे कि रेलवे, टेलीकॉम, पोस्ट, पीडीएस, इन सब में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिक आइडिया हमारे यहाँ ये था कि सर्विस डिलीवरी में मार्केट मैकेनिज़्म को यूज़ किया जाए। मतलब कि जो ऐसे प्राइवेट कंपनीज काम करती हैं जिस एफिशिएंसी से, जिस ट्रांसपेरेंसी से, उसी तरह से हमारा जो पब्लिक कंपनी, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो भी काम करे। ठीक है ना। हम कस्टमर की वैल्यू करें, जो हमारे जो सर्विस इंजॉय करने वाले लोग हैं उसकी वैल्यू करें, उसकी ज़रूरतों को समझें, सर्विसेज फ्लेक्सिबल बने, कॉस्ट कॉन्शियस हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाए जाएं। प्लस जो ऑफिस जिस लोकेलिटी में है उस लोकेलिटी को ध्यान में रख करके काम किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर कोई पोस्ट ऑफिस तमिलनाडु में है तो वहाँ पर तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, लोकल लैंग्वेज। अगर बिहार में है तो हिंदी का या फिर मगही का इस्तेमाल किया जाए, भोजपुरी का इस्तेमाल किया जाए। बिहारी कोई भाषा नहीं होती, बिहार में कई सारे लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि साउथ बिहार में गया, पटना, ये सब हो गया, यहाँ पर मगही चलता है। मगही
टूटा हुआ शब्द है मागधी का। मागधी, मगध की भाषा को मागधी कहा जाता है, इससे टूट करके मगही बना है। ठेठ भाषा कहते हैं इसको। जैसे कि हम अभी मगही बोले थे, समझ लो, तो ये मगही बोलते हैं। जो बिहार का अपर रीजन है वहाँ पर भोजपुरी चलता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो अंग लैंग्वेज, जैसे कि जो हमारे यहाँ एक और मैं भूल रहा, विद्यापति, अरे 2 लैंग्वेजेस ऊपर में और हैं, वो भी बोले जाते हैं हमारे यहाँ। खास करके हमारे यहाँ मगही, भोजपुरी और हिंदी चलती है। हिंदी तो खैर भाषा है, ये सब बोलियाँ हैं, मगही ये सब, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, आगे आते हैं। जो हमारे यूज़र्स हैं, जो सर्विस लेने आए हैं, वो प्रेशराइज कर सकें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, ऑफिसेस को, कि आप जो सर्विस प्रॉमिस किए थे वो डिलीवर कीजिए, इतना दिन क्यों लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें। गवर्नमेंट एक्टिविटी के सेंटर में सिटीजन को लाया जाए, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को डिलीवर किया जाए, ये मेन पर्पस था। लोगों का फेथ और कॉन्फिडेंस एडमिनिस्ट्रेशन में बनाना, बूस्ट करना, ये भी मेन पर्पस था चार्टर के पीछे। जब गवर्नमेंट में लोगों को भरोसा होगा तभी ना वो लोग टैक्स देंगे, वरना वो टैक्स क्यों देंगे? जब वो टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो जाएगा, सरकार कैसे चलेगी? तो ये मेन आइडिया था कि चार्टर को क्यों इंट्रोड्यूस किया जाए। अब आती है बात कि आखिर इसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। अब इसको लिखने का एक तरीका तो ये है कि आप इसको इस तरह से लिख दें, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग नहीं देते, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, पुअर अवेयरनेस है इसके पीछे। मगर अच्छा होगा अगर आप लिखें इसको सब हेडिंग बना करके, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं, लैंग्वेज बैरियर क्या है, टॉप डाउन अप्रोच तो खैर हैं ही। जैसे कि होता क्या है कि सिटीजन चार्टर हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है वही बनाता है, जो बेनिफिशियरी का पार्टिसिपेशन है वो नहीं होता, कंसल्टेशन प्रोसेस हमारे यहाँ नहीं होता चार्टर को बनाने के पीछे। दूसरा ये है कि आपने चार्टर बना दिया, उसको इन्फोर्स कौन करे? जैसे कि आपने कहा कि आपका इनकम सर्टिफिकेट 5 दिन में तैयार होकर मिल जाएगा, आपको अप्लाई किया आपने, उसके लिए 8 दिन ले लिए, हम जाके कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेन सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसको इन्फोर्स कैसे किया जाए? नो लीगल बैकिंग। मेघालय ने जो सोशल ऑडिट है ना, इसको दिया है लीगल बैकिंग। तो ये हो गई बात है। दूसरा, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन टू इन्फोर्स इट, ठीक है ना। तो आप कहाँ पर जाकर कंप्लेन करेंगे ये पता नहीं है, कौन सा दफ्तर में करेंगे कंप्लेन। जो लोग चार्टर को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उनके पास फंड नहीं है। जब ट्रेनिंग ही नहीं है, उनको आइडिया ही नहीं कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें चार्टर को, तो डिलीवरी सर्विस खराब होगी ही। दूसरा, अलग अलग एरिया में चार्टर अलग अलग बनाया गया है, तो कमी है स्टैंडर्ड की। कहीं पर ये चार्टर काफ़ी लैक्स है, कहीं पर ये चार्टर काफ़ी रिजिड है। एक चीज़ और है, हम लोग चार्टर में ओवर प्रॉमिस कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये काम ये काम ये काम सब काम कर देंगे, मगर रियलिटी में हम वो काम नहीं कर पाते। हम लोग कह देते हैं कि ये काम हम 10 दिन में कर देंगे, मगर वो काम 10 दिन में नहीं कर पाते, उसके लिए 15 दिन ले लेते हैं। तो जो यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड होकर जो हम प्रॉमिस कर देते हैं चार्टर में, वो सही चीज़ नहीं है। हमको जो रियलिस्टिक प्रोमिसेस हैं वो देनी पड़ेंगी चार्टर में, जो रियलिस्टिक है, जो रियलिस्टिक डेडलाइन है, वो सब चीज़ें। जनता में इसके बारे में अवेयरनेस काफ़ी कम है, जो लोगों को पता नहीं कि इसके नाम का चीज़ भी कुछ होता है और ये उनका राइट है, सब उनको पता नहीं होती चीज़ें। जब उनको चार्टर के बारे में पता ही नहीं है तो उसको इन्फोर्स कैसे करें? जाकर दफ्तर में बोलें कैसे कि चार्टर कहाँ है तुम्हारा, बताओ कहाँ पर हमको सर्विस मिलेगी ये वाली। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगा, जब तक पब्लिक डिमांड नहीं करेगा, तब तक गवर्नेंस में सुधार होने वाला नहीं है। हम लोग कितना भी कह दें कि यहाँ पर ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, ओवरऑल जनता पर ही डिपेंड करता है कि गवर्नेंस कैसा होगा। जैसा देश वैसा भेष, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है, ठीक है। ये बातें हो गई। अच्छा, सेकंड ARC ने रिकमेंडेशन दिया था कि अवेयरनेस और ट्रेनिंग के लिए कुछ फंड अलग से रखा जाए।
जो कंसल्टेशन प्रोसेस है उसको वाइड बनाया जाए, जैसे कि डिपार्टमेंट तो हैं ही, जो बेनिफिशियरी हैं, जो सिविल सोसाइटी है, उसको भी इन्वॉल्व किया जाए कि चार्टर हम कैसे बनाएं, क्या सही रहेगा। फॉर एग्जांपल इनकम सर्टिफिकेट वाला जो दिन था वो 10 दिन, आपने पूछा बेनिफिशियरी से कि कितना दिन सही रहेगा, आपने अपने हिसाब से डाल दिया। आप तो चाहे 10 डालिए चाहे 20 डालिए, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। तो अगर दो तरह के लोगों तब न होगा कि हाँ, एक ने बोला कि नहीं जो सर्टिफिकेट है हम 10 दिन में दे देंगे, तो सेकंड पार्टी बोलेगा कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तुम 10 दिन क्यों ले रहे हो, तुम 5 दिन लो इसके लिए। समझ रहे बात। तो यहाँ पर इफिशियंसी बढ़ेगी अगर आप जो कंसल्टेशन उसको वाइड बनाएंगे, तो लोगों को और इन्वॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो ये बातें होगी आपके सिटीजन चार्टर की। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके अलग डायमेंशन को कवर किया, जैसे कि यहाँ पर मैंने कवर किया है चार्टर का पर्पस और इसके इश्यूज़, इसके जो फीचर्स हैं मैं पहले कवर कर चुका हूँ। आगे भी चार्टर पर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ये क्वेश्चंस रिकरिंग होते हैं, हर साल एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो इसको जितना स्ट्रॉन्ग करें उतना बढ़िया। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारी आज की। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।